सीरिया पर विद्रोही गुट के कब्जे और असद के भागने को लेकर जश्न शुरू ही हुआ था कि अब वहां पर इजराइल के हमले की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरिया में 250 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट पर इजराइल ने हमला कर दिया है। सीरिया न्यूज के मुताबिक दमिश्क में वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, हथियार डिपो, अकरबा हेलीकॉप्टर बेस जो है वो, लताकिया बंदरगाह के पास एयरफोर्स डिपो को भी टारगेट किया गया है। केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर सकती है। इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को मोदी कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम सहमति बने, इसलिए सभी स्टेक होल्डर से चर्चा की जानी चाहिए। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल पर आम सहमति बन जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद शिवसेना यूबीटी ने ईवीएम के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला और ईवीएम हटाओ के नारे लगाए। कुछ नेताओं ने आरोप लगाए कि चुनाव में महायुति ने ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ कर जीत हासिल की है और इसलिए महाराष्ट्र की जनता में भ्रम की स्थिति। उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग भी की है। केंद्र सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया है। वो आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल आज पूरा हो रहा है। 11 दिसंबर से मल्होत्रा गवर्नर का पद संभालेंगे। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे। उनके कार्यकाल को बाद में 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में 42,000 करोड़ रुपए के लोन को बट्टे खाते में डाल दिया है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में ये जानकारी दी। अप्रैल से सितंबर के बीच भारतीय स्टेट बैंक ने 8,312 करोड़ रुपए, पंजाब नेशनल बैंक ने 8,061 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 6,344 करोड़ और बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5,925 करोड़ रुपए के कर्ज बट्टे खाते में डाल दिए हैं। और साथ ही सरकार ने बताया कि 37,253 करोड़ रुपए की वसूली भी की गई है। हैदराबाद के बशीरबाग में ट्रांसजेंडर्स ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के पोस्टर का दूध से अभिषेक किया। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद यातायात विभाग में ट्रांसजेंडर्स को यातायात सहायक के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। इसलिए ट्रांसजेंडर्स ने दूध से अभिषेक कर सीएम का शुक्रिया अदा किया। त्रिपुरा के बाद सिलीगुड़ी होटलियर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी बांग्लादेशी नागरिकों को होटल में न ठहराने का फैसला किया है। होटल एसोसिएशन ने यह फैसला बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में किया। इससे पहले मालदा के होटल मालिकों ने भी बांग्लादेशी नागरिकों को सर्विस न देने का फैसला किया था। मणिपुर सरकार ने 9 जिलों में लगे मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर बैन को वापस ले लिया है। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिष्णुपुर, थोबल, काकचिंग, जिरीबाम, चुराचांदपुर, कांगपोपकी और फेसकाल जिलों से ये पाबंदी हटा ली गई है। जिरी और बराक नदी में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव मिलने के बाद हिंसा बढ़ गई थी। इसके चलते ही 16 नवंबर को इन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई थी। संभल हिंसा के बाद अब पुलिस ने संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने दीपा सराय इलाके में कई घरों में तलाशी ली। इस दौरान भारी तादाद में स्मैक और तमंचे, कारतूस बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक पिस्टल और कारतूसों के साथ 93 पैकेट स्मैक तलाशी के दौरान बरामद हुई है। संभल हिंसा के मामलों में अब तक 39 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कर्नाटक के मैंगलुरु के पास नेशनल हाईवे पे गैस टैंकर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिसाव हुआ। गैस टैंकर कारवार से कोची जा रहा था, तभी हाइड्रोलिक एसिड का रिसाव हो गया। इसके चलते बहुत से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। मैंगलुरु पेट्रोकेमिकल्स और फायर ब्रिगेड की टीम हालात संभालने में जुटी है। नेशनल हाईवे 66 पे ट्रैफिक फिलहाल सामान्य तौर पर जारी है। हरियाणा के रेवाड़ी शहर के गढ़ी बोलनी में मेगा मार्ट की दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड की 6 से ज्यादा गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर स्टोर से आग शुरू हुई थी और मिनटों में ही उसने विकराल रूप ले लिया। कर्मचारियों ने बमुश्किल भागकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के वसंत कुंज में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों लोग बस के पिछले हिस्से में सामान निकाल रहे थे, तभी ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। तीनों की मौके पे ही मौत हो गई। आरोपी ट्रक ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है। राजस्थान के दौसा में घर से 100 फीट दूर खेत में बने बोरवेल में 5 साल का मासूम बच्चा गिर गया।
बच्चा बोरवेल में 150 फीट गहराई में जा फंसा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम ने बोरवेल में वाटर प्रूफ कैमरा डाला जिसमें बच्चे का मूवमेंट दिखाई दिया है। टीम ने बताया है कि बच्चा फिलहाल सुरक्षित है और पुराने पाइप के बीच फंसा हुआ है। उसे सकुशल बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 10 से ज्यादा जेसीबी बोरवेल के पास मिट्टी खोदने में जुटी हुई है। कर्नाटक के कोडगू में भी बड़ा हादसा हुआ। यहां केएसआरटीसी की बस सड़क पर पलटकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में कई यात्री घायल हुए जिनका इलाज जारी है। ये बस मैसूरू से विराजपेट जा रही थी। हादसा कैसे हुआ ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल, चमोली में बर्फबारी से तापमान में तेजी से गिरावट भी दर्ज की गई। बर्फबारी से सैलानी सबसे ज्यादा खुश है और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम भी 2 इंच से ज्यादा बर्फ से ढक गया है। चमोली के डीएम ने कहा है कि बर्फबारी के बावजूद हालात सामान्य हैं। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और रैन बसेरों के साथ साथ जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। इसके चलते तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के बाद 5 सेंटीमीटर तक बर्फ जम गई है। कड़ाके की ठंड के बीच केदारनाथ धाम में चल रहा पुनर्निर्माण कार्य बाधित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश का मनाली सीजन की पहली बर्फबारी से गुलजार नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में पर्यटक बर्फबारी का आनंद भी ले रहे हैं। खासतौर पर सोलांग वैली में पर्यटक जो है उनकी हलचल यहां पर बढ़ गई है। आईएमडी के वैज्ञानिक संदीप कुमार के मुताबिक मनाली के साथ शिमला, मंडी, कांगड़ा, चंबा में हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई है। इसके अलावा लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, सोलन, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, कुल्लू में भी बारिश हो रही है। 15 दिसंबर तक पूरे हिमाचल में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया। गंगोत्री नेशनल हाईवे पे बंदरकोट के पास भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से लगातार पत्थर गिरने के कारण ट्रैफिक को रोका गया। लगातार मलबे के चलते सड़क पूरी तरह बंद हो गई थी, लेकिन बीआरओ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मलबा हटाया और गंगोत्री नेशनल हाईवे को यातायात के लिए खोल दिया गया है। उत्तराखंड के पंतनगर में हाथी ने एक युवक को कुचल दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक 3 दिनों से लापता था। परिजनों ने लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। मृतक के शरीर पर किसी भी तरह के निशान नहीं मिले हैं। पुलिस और वन विभाग की टीमें जांच में जुटी हुई है। रूस के कैलिनिनग्राद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नए मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशिल को भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा कि आईएनएस तुशिल भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक गौरवपूर्ण प्रमाण है। ये भारत और रूस के बीच लंबे समय से चली आ रही दोस्ती में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आईएनएस तुशिल 125 मीटर लंबा, 3900 टन वजनी जहाज का डिजाइन इसे रडार से बचने की क्षमता और बेहतर स्थिरता प्रदान करता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की जा रही है। ये रंगोली 55,000 वर्ग फुट की है और इसमें 11 टन रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस रंगोली को बनाने में बायोडिग्रेडेबल पाउडर, फूलों की पंखुड़ियां और नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रंगोली आज पूरी तरह बनकर तैयार भी हो जाएगी। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने फिटनेस की चिंताओं को दूर करते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। शमी के शानदार खेल की बदौलत बंगाल ने चंडीगढ़ को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। शमी ने 17 गेंदों में नाबाद 32 रनों की पारी खेली और 4 ओवर में 25 रन देकर एक विकेट भी हासिल किया। शमी सर्जरी के बाद अब टीम इंडिया में वापसी की कोशिश में जुटे हुए हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को चीन के डिंग लिरेन के खिलाफ 12वें गेम में हार का सामना करना पड़ा। डिफेंडिंग चैंपियन लिरेन को 11वें गेम में हार मिली थी। उन्होंने अब सफेद मोहरों से जीत दर्ज की। 12वें गेम के बाद वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप फाइनल में स्कोर 6-6 से बराबरी पे पहुंच गया। अब सिर्फ 2 गेम बाकी हैं और चैंपियन बनने से गुकेश 1.5 अंक दूर है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड बनाती जा रही है। पुष्पा 2 ने पहले हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर 829 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। ट्रेंड पंडितों के मुताबिक पुष्पा 2800 करोड़ के मार्क को सबसे तेजी से क्रॉस करने वाली फिल्म बन गई है। पुष्पा 2 के हिंदी डब वर्जन ने भी अब तक 291 करोड़ की कमाई कर ली है।